वेलकम टू आवर चैनल मंजिल इंडिया टीचर पॉडकास्ट सीरीज़। तो आज हम आए हैं भागलपुर की धरती पर एक ऐसे शिक्षक के पास जिनके बच्चे जिन्हें ये पढ़ाते थे और वो आज अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह जॉब कर रहे हैं। इनका एक्सपीरियंस 30 साल का है लगभग, और आप कह सकते हैं कि भागलपुर की धरती पर शिक्षा की अगर कोई नींव रखे हैं तो वो ये शिक्षक हैं, जिन्हें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और सारे बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके इनका नाम रोशन करते हैं। तो आइए ऐसे शिक्षक के बारे में आज जानेंगे और उनके ही मुख से उनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो वेलकम सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच मंजिल इंडिया को, और मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि मंजिल इंडिया का व्यूवर्स बिलियन में हो और सब्सक्राइबर जो है ट्राई मिलियंस में हो। थैंक यू सर। तो आप सर जैसा कि जाने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों पढ़ाते हैं। हाँ, हुआ क्या, हम 11th-12th और टारगेट में तो तीनों सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन 11th-12th को हम फ्रॉम बिगिनिंग से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को देखते आ रहे हैं। तो आपकी कोचिंग का नाम क्या है? मेरे कोचिंग का नाम न्यू ट्रायंगुलर साइंस इंस्टीट्यूट है, जो कि भागलपुर के एसएम कॉलेज रोड में स्थित है। जिसे हम 2001 में मई में लॉन्च किए थे और अभी तक हम उसे ऑलरेडी हम खुद एक उनके डायरेक्टर कहिए, फैकल्टीज कहिए, खुद हम ही हैं। ट्रायंगुलर हम हैं। ट्रायंगुलर का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। और मेरी सोच वहाँ से आया, क्योंकि मेरी जो एक दिली तमन्ना थी, क्योंकि हम किसी सब्जेक्ट को होता है ना, किसी से प्यार जब हो जाता है उसको छोड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो बाय बिगिनिंग से हमें जो प्यार जो था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से एक इक्वल क्वांटिटी में था। तो और किसी एक सब्जेक्ट को हम आगे ले जाके किसी दूसरे सब्जेक्ट को उसको थोड़ा सा छोड़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल पड़ जा रहा था। तो हम तो ऐसे एमएससी किए मैथ से, लेकिन मेरे साथ जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री पैरेलल चलते रहा एक छाया के जैसा। तो जब हम एमएससी में थे तो डिपार्टमेंट में जो हम सिलेबस और कहिए कि सबसे पहले के सिलेबस और सबसे पहले अपना पैसा लगा के जो बुक की बात आई, लेने की बात आई, तो हम मैथ्स का नहीं लिए, सिलेबस हम फिजिक्स, केमिस्ट्री का निकाले। अब मार्केट जाके अपना खुद पैसे से हम फिजिक्स, केमिस्ट्री का बुक्स निकाले, क्योंकि हम ये सोचे कि हम जब एमएससी डिपार्टमेंट में हैं तो ऑलरेडी लाइब्रेरीज हमें तो मैथ का बुक ऑलरेडी प्रोवाइड हो ही जाएगा, तो पैसा हम इसमें क्यों लगावें। तो पैसा हम फिजिक्स, केमिस्ट्री में लगाते थे। घर आके खुद स्टडी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री का ज़्यादा करते थे, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेसर लोग से थोड़ा हेल्प मिल जाता था, तो उससे हम जल्दी स्टडी कर लेते थे। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री में तो कोई हेल्प मिलता नहीं था, तो हम अपने रिसोर्सेज से फिजिक्स, केमिस्ट्री को स्टडी हम करते आ रहे थे। तो जब ऐसा विचार आया कि अब जॉब खुद का नहीं करना है, तो आप अभी जॉब नहीं कर रहे हैं? जॉब हम ऑलरेडी बिगिनिंग से ही प्लानिंग किए कि जॉब कुछ नहीं करना है, और मेरे ऊपर थोड़ा लायबिलिटी ज़्यादा है, अब पिताजी का भी उस प्रकार का जॉब नहीं है। तो हम सोचे नहीं, अब अपना कुछ सर किन्हीं को नहीं बोलना है, हमें इस बॉडी को सर बोले, यह बॉडी किन्हीं को, मतलब एरोगेंट के रूप में नहीं, एक रिस्पेक्ट रूप में इस बॉडी को सर बोले। हाँ, यह बॉडी किन्हीं को उस रूप में सर ना बोले। रिस्पेक्ट ख्याल से, एक जो बड़े हैं उसके आदर ख्याल से वो अलग बात है, लेकिन इस में ये मतलब प्रोफेशन के रूप में सर इस बॉडी को बोले, ये बॉडी किन्हीं दूसरे को सर ना बोले। तो ये ख्याल आया, और हम 2001 में जो है, चूँकि दिमाग में चल रहा था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 डायमेंशन का था, तो वैसा ही हम नाम को क्रिएट करना चाह रहे थे। तो ये मेरे दिमाग का ही उपज है कि हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम ट्रायंगल ने रखे, क्योंकि ट्रायंगल एक 2 डायमेंशनल प्लेन होता है और ट्रायंगुलर जो है 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। तो चूँकि 3 डायमेंशनल का मतलब एक लेंथ, विड्थ और हाइट से भी हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और हम अपने इंस्टीट्यूट में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रिस्पेक्टिवली से विचार शायद आपके इस विचार से ही आपके एक बच्ची ने मतलब आपके एक स्टूडेंट ने बताया कि आप जब पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, तो उसका कहना है कि आप एकदम 3D विजुअल करा देते हैं। हाँ, मतलब वैसा फील हो जाता है कि आप 3D में मतलब मैथ को उस तरह फील करके पढ़ाया जाता है। टीचर लोग का हम अप्रोच सुने कि हम कैसे पढ़ाते हैं, तो उनके सामने जो है एम करीम हो, डीसी पांडे हो, या एससी वर्मा हो,
या केमिस्ट्री में आर.सी. मुखर्जी की बुक्स हो, या मैथ्स में आपका आर.एस. अग्रवाल हो, के सिन्हा हो, आर.डी. शर्मा हो, डिफरेंट का नाम बोलते थे। हम इस बुक को प्रेफर करते हैं, इस बुक को। मेरे समझ से लगता है कि ये टोटल जो है बकवास है। बच्चे को आप एक आइडियाज दीजिए, आप पढ़ाइए मत, बच्चे को आइडियाज दीजिए, बच्चे को ऑथर का नाम मत दीजिए। आइडियाज बच्चे को दे दीजिए, ऑथर जो है ऐसे बीच में रह जाएगा, किस ऑथर का वो किताब बना के निकल जाएगा उस बच्चे को मालूम नहीं चलेगा। एक आइडियाज, एक लॉजिक दीजिए आप। हाँ, ऐसे फॉर एग्जाम्पल में जैसे हम एक छोटे से लॉजिक से हम स्टार्ट करते हैं, वो फिजिक्स से रिलेटेड है। कि आप बहुत फेमस भी है वर्ड न्यूटन्स, जैसे हम लोग क्लासिकल फिजिक्स का फादर भी बोलते हैं, फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, फादर ऑफ मैकेनिक्स की जब बात आती है तो उसमें हम लोग न्यूटन का ही नाम लेते हैं। आज समझिए तो न्यूटन से ही फिजिक्स इनिशिएटिव भी हुआ है। आपके बगल में इस प्लांट्स का मूवमेंट होना, इस प्लांट का स्थिर होना, इस एक प्लांट की लिप्स जो है दूसरे प्लांट की लिप्स से कॉलिजन्स होना, तो ये सब जो फिजिकल एक्टिविटी जो चल रहा है नेचुरली भगवान के द्वारा जो ये सब एक्टिविटीज़ दिया हुआ है जो चल रहा है, इसको ऑलरेडी हम लोग के भाषा में क्यों, कैसे, हाउ एंड व्हाई, इस भाषा में जो ट्रांसलेट किए वो ट्रांसलेटर हैं न्यूटन। इसलिए न्यूटन को हम लोग बोलते हैं कि हम लोग के फिजिक्स का जो दाता हैं, फादर हैं, वो एक्चुअल में न्यूटन ही है। तो उनका लॉ बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है ये, और उनके लॉ के बिना फिजिक्स से इनिशिएट भी नहीं होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें बोलता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को तो हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, बच्चे से पूछा भी जाता है, बच्चा ऑलरेडी, मेरा बेटा भी है 5th क्लास में तो वो भी फर्स्ट लॉ बोल देगा। तो मेरा बच्चा भी 5th क्लास में है, वो बोल दिया। मेरी बच्ची यदि 9th क्लास में वही बोल दी, जो 10th में वही बोल दिया, 11th में बोल दिया, 12th में बोल दिया। तो मतलब देन व्हाट आर डिफरेंस, एक 5th क्लास, एक 9th क्लास, एक 10th क्लास, एक 11th क्लास के बच्चा जो बोल रहा है न्यूटन्स लॉ, सब तो वही लॉ बोल रहा है, क्योंकि हम लोग का तो कोई वर्ड है नहीं, जीरोक्स हम लोग हैं, बोल दिए। तो ये बोलने से काम, एक जो 5th क्लास बच्चे को पूछेंगे इसका क्या एप्लीकेशन है, वो नहीं बता पाएगा। वही चीज़ यदि 11 का बच्चा भी ना बता पाए तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि न्यूटन्स ने उस लॉ को देने के पहले उनके दिमाग में जो आइडियाज आया, जो लॉजिक आया, उस लॉजिक को हम बच्चे को समझा नहीं पाए, वो ठीक टेकवा हर्ड कर लिए। और क्या हुआ, जब उसका एप्लीकेशन हो लगा न्यूमेरिकल्स में, तो उस समय भी मेरे ही हेल्प का वो वेट करने लगा कि सर आज हम एम करीम बना लिए, कल जो है आप जो एस.सी. वर्मा हमको बताइए तब ना बनाएंगे। अरे भाई वो खुद बनावे। न्यूटन्स लॉ जब वो समझ चुका है, जब न्यूटन साहब ने लॉ दिए अपने समझदारी से, अपने आइडियाज से, और उसने न्यूमेरिकल को क्रिएट किया, तो बच्चा भी यदि उस लॉ को उसी रूप में समझ के उस न्यूमेरिकल बना क्यों नहीं पा रहा है? तो मैंने उसको आइडियाज नहीं दिया, मैंने उसको रटवाया। क्या है कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, थोड़ा एग्जाम्पल्स है, यदि टाइम है तो हम इसको थोड़ा आगे बढ़ावें, कि कहता है कि इफ द बॉडी इज इन रेस्ट दैट विल रिमेन इन रेस्ट, इफ द बॉडी इज इन मोशन then that will be remain in motion unless an external force acts on that। यदि हम ये बात बोलते हैं कि कोई बॉडी यदि स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना पसंद करेगी, यदि बॉडी गतिशील है तो वो गतिशील रहना पसंद करेगी, जब तक कि उसके ऊपर बाहर से बल ना लगाया जाए। ये सेंटेंस हम दे दिए, बच्चा जो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम ऑलरेडी वो टेक हार्ड कर लिया, याद कर लिया, बोला न्यूटन फर्स्ट लॉ में याद हो गया। तो ये बात में यदि हम इस बात को अब लॉजिकली देखें, क्या कहा गया कि यदि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहना पसंद करती है जब तक कि उसके ऊपर हम बाहर से बल नहीं लगावे। तो अब देखिए, हम बाहर से देखिए बल लगा दिए, बाहर से बल लगा दिए, बल लगाने के पहले भी बॉडी रेस्ट में था, अब बल लगाने के बाद भी बॉडी रेस्ट में है, तो फिर न्यूटन्स लॉ होल्ड कहाँ किया? यदि इस रूप में हम सेंटेंस को याद कर लिए तो फिर एस.सी. वर्मा हो के एम करीम हो तो बनना कुछ नहीं। अब बच्चे को देना है क्या था कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में है जब तक उसके ऊपर बाहर से बल नहीं लगाया जाए। तो बाहर से बल तो लगाए, तो जो बाहर से ये जो एक्सटर्नल फोर्स की बात थी वो गलत हो गया, बल तो लगा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या एक वर्ड जोड़ना था, अनलेस एंड नेट एक्सटर्नल फोर्स, मतलब यहाँ फोर्स लगाए, इस फोर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो रिजल्टेंट फोर्स नहीं हुआ, फोर्स तो लगा लेकिन रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि नहीं, फोर्स नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, एक्सटर्नल रिजल्टेंट फोर्स। यदि हम रिजल्टेंट फोर्स लगावे तो ये बॉडी फिर मोशन में आ गया। तो एक लॉजिक क्या था कि बॉडी पे फोर्स लगाना है, बट दैट शुड बी रिजल्टेंट और नेट एक्सटर्नल फोर्स।
और हम सिर्फ फोर्स बोल के निकल जाते हैं। तो बच्चा जो है वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है और उसको यूज नहीं कर पाता है। तो मेरे समझ से है कि कोई लॉजिक एक आइडिया से यदि उस टॉपिक को रखा जाए। अब बच्चे का बीच में आता है कि केमिस्ट्री सर बहुत ही हमें हेडेक लगता है, चूँकि केमिस्ट्री एक जो है एक बायोलॉजी वाला बच्चा रहे या थोड़ा मैथ का बच्चा रहे, दोनों के लिए थोड़ा लगता है कि कॉमन सब्जेक्ट है, इसलिए कि थोड़ा मैथ की ज़रूरत उसमें कम है, तो एक बायोलॉजी वाला बच्चा भी इंटरेस्टेड हो जाता है और फिर मैथ वाला बच्चा भी। लेकिन फिजिक्स थोड़ा सा मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो मैथ को थोड़ा बायोलॉजी का बच्चा थोड़ा कम अपने दिल के करीब रखता है। लेकिन केमिस्ट्री जो है दोनों थोड़ा बैलेंस बनाना चाहता है, तो भी अल्टीमेटली बोलेगा कि केमिस्ट्री थोड़ा मेरा कमज़ोर पड़ रहा है का है। अब केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को हम स्टार्ट कर दिए। एक लॉजिक होना चाहिए। केमिस्ट्री का टोटल जो 80 से 90% सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉन पे है, एक सिंगल वर्ड इलेक्ट्रॉन पे है। और यदि बच्चे को इलेक्ट्रॉन के बारे में ठीक है नॉलेज नहीं, एक छोटा सा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन का यदि नॉलेज ना हो तो बच्चा केमिस्ट्री रियाते रहे, कुछ बोलते रहे, लेकिन वो सीखेगा नहीं। हमें सिखाना है बच्चे को, एक उसे आइडियाज़ देना है, एक लॉजिक देना है। विदाउट आइडियाज एंड लॉजिक देके किसी सब्जेक्ट को हम लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो ऑथर का नाम काउंट करते रहेगा और वो कहते रहेगा देखिए इस टीचर ने इस ऑथर को पढ़ाया। अरे भाई टीचर ने क्या, टीचर को कॉन्सेप्ट है वो बना दिया, वही कॉन्सेप्ट विद्यार्थी में डाल दो ना। केमिस्ट्री के इलेक्ट्रॉन पे है, पूरा डिपेंड इलेक्ट्रॉन पे है। आप यदि हम लोग के पास टाइम रहे तो हम ये इसको थोड़ा पूरे जस्टिफाई भी करेंगे कि हाउ द मोर देन 30% ऑफ केमिस्ट्री डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। सबका एक बेसिक बातें होती है, उस बेसिक बात पे पूरा का पूरा सब्जेक्ट डिपेंड रहता है। अब इसे हम लोग के सामने एक मैथ्स की बात होती है। आपके पास जो भी विद्यार्थी का कॉल आया होगा या जो रिटर्न आया होगा, मैक्सिमम विद्यार्थी वो मैथ्स से कंसर्न होगी, वो भी कुछ हायर में, जैसे बीएससी की बच्ची हो, तो बीएससी में भी हम लोग नोट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं बच्चे को। नोट्स हम एक भी पेज नहीं देते हैं बच्चे को, पढ़ाते हैं। पहले क्या करते हैं कि जब बोर्ड पर देखिए हम लोग बच्चे को ना 2 रिजल्ट को इम्प्रूव करते हैं बच्चे का, एक सेल्फ रिजल्ट, एक एकेडमिक रिजल्ट। एकेडमिक रिजल्ट आप लिखिएगा, उस कॉपी को वेरिफिकेशन होगा, उस कॉपी को जांचा जाएगा और टीचर के द्वारा उसमें नंबर डाला जाएगा। सेल्फ है कि खुद आप अपना एस्टिमेट कीजिए, वो हम लोग रफ आइडियाज देते हैं बच्चे को। जैसे एक बोर्ड है, बोर्ड में 2 पार्ट कर देते हैं, 1/3 पार्ट, एक 2/3 पार्ट। तो 1/3 पार्ट जो राइट साइड है उसमें हम बच्चे को आइडियाज़ देते हैं, रफ आइडियाज़ देते हैं, किसी टॉपिक का एक रफ आइडियाज़ देते हैं। और 2/3 पार्ट में एकेडमिक में कैसे आप नंबर डेवलप कीजिए, कैसे मैक्सिमम नंबर आप उठाइए, उसके बारे में बताया जाता है। तो सपोज कीजिए हम बच्चे के सामने जो है कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक सिंपल कि नंबर थ्योरी का, ठीक है। अब नंबर थ्योरी को स्टार्ट करते हैं, तो नंबर थ्योरी को हम लोग डायरेक्ट राइट डाउन नहीं करेंगे, उसका हम एक रफ में चल जाएंगे। रफ में उसके बारे में हम उसे रफ आइडिया, मतलब वहाँ पे वर्ड हो, सेंटेंस हो या लेटर्स हो, उसका ऑर्डर नहीं पता चलता है कि कब कौन सा वर्ड लिखना है। वहाँ पे ये बात पता चलता है कि हमें बच्चे को कितना जल्दी, कितने कम टाइम में अधिक से अधिक उसके बारे में सिखा पाए। अब बच्चे को सिखा दिए, अब इसको सीक्वेंस करना है, क्योंकि सीक्वेंस करेंगे तो दूसरा टीचर नंबर देगा। तो सीक्वेंस जब करने लगते हैं तो एट दैट टाइम जो है बच्चा भी कुछ उस पोजीशन पर जाता है, अब वो खुद से उस बात को सीक्वेंस वो करना स्टार्ट करता है, पुराना करे लेकिन कुछ स्टार्ट हो जाता है। उससे क्या होता है, कम टाइम में उस सीक्वेंस को वो सीख लिया। और आप जब एग्जाम देते हैं किसी एग्जाम में, तो उसमें क्या होता है कि नॉलेज कितना है वो सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ है कि उस नॉलेज को कितना आप सिक्वेंसली अरेंज करके आप लिख पा रहे हैं बात को, और फैक्ट बात को लिख पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको नंबर कितना आने वाला है। स्टूडेंट्स जब लो फील करते हैं तो टीचर्स को कैसे पता चल जाता है? लो फील मीन्स डीमोटिवेट, मतलब क्लास में या एग्जाम। देखिए हम लोग का ये इंटेंशन भी रहता है। बात देखिए, बच्चा को पहले ये सोचना होगा नेचुरली कि पेरेंट और टीचर कभी भी बच्चे को डीमोटिवेट के बारे में पहले सोचता ही नहीं है, वो काल्पनिक चीज़ है। और बच्चे को यदि कुछ लग रहा है तो उसका जो अंदर में जो ऑलरेडी सेल डीएक्टिवेट है, उसको एक्टिवेट करने के लिए वो सब वर्ड, सेंटेंस, मारपीट का वो उपयोग करता है टीचर।
बच्चे को डीएक्टिवेट नहीं, उसका जो सेल डीएक्टिवेट पड़ा हुआ है बॉडी के अंदर में, उसको एक्टिवेट करने के लिए ये सब जो है प्रक्रियाएं जो है मतलब अपनाया जाता है। मेरा ऑलरेडी एक थीम भी है, हम लोग केमिस्ट्री में इसको पढ़ाते भी हैं कि हम जैसे बोर्ड पर हैं, हम तो बोर्ड पे हैं तो स्थिर हम हैं, और बेंच है, अलग अलग बेंच पर अलग विद्यार्थी बैठा हुआ है। तो हम बच्चे को बोलते हैं कि बताओ तुम, यदि तुम लोग हो, अब मेरे अनुसार सब बेंच पे सब विद्यार्थी को बैठाया जाए तो कैसे विद्यार्थी को हम अपने नज़दीक बैठाएंगे। तो स्टूडेंट्स का ही कहना होता है कि आपके नज़दीक आप अपने नज़दीक वैसे विद्यार्थी को बैठाइएगा जो विद्यार्थी कम जानता है, कम समझता है, वैसे विद्यार्थी को आप अपने नज़दीक बैठाइएगा। वेरी गुड। फिर सबसे दूर जो ज़्यादा समझता है, जो थोड़ा ज़्यादा दिमाग से एक्टिव है, उसको आप दूर बैठाइएगा। बोलो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप नज़दीक बैठाइए, कम जानता है तो उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा डांटिएगा, फटकारिएगा, कि ताकि उसमें भी वो एक्साइटमेंट हो कि हम भी उस बात को उसी रूप में समझें जितना कि एक पीछे का विद्यार्थी समझ रहा है। हमको यही चीज़ जो है केमिस्ट्री में जो है नील बोर्स ने अपने कॉन्सेप्ट में दिया है कि जैसे टीचर स्थिर है तो परमाणु मतलब एटम में जो है न्यूक्लियस भी स्थिर होता है, रेस्ट होता है, और उसके अराउंड जो है अलग अलग ऑर्बिट्स होता है, सर्कुलर पाथ होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे बेंच कर रहे हैं, वहाँ पे ऑर्बिट्स है, और अलग अलग बेंच पे अलग अलग विद्यार्थी बैठा हुआ है, तो अलग अलग ऑर्बिट्स में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहा है। तो वहाँ पर भी एटम में भी जो नज़दीक इलेक्ट्रॉन्स होता है, हाँ, जो नज़दीक इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये बोले ना कि जो यदि आप यदि अपने टीचर हैं, टीचर अपने नज़दीक जिस विद्यार्थी को बैठा है वो कमज़ोर है, सिमिलर न्यूक्लियस के नज़दीक जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका जो एनर्जी है वो कम होता है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स में जो एसोसिएट एनर्जी है वो भी इंक्रीज करते जाता है। मतलब जैसे हम टीचर एज ए टीचर से मेरे से जैसे जैसे दूर में विद्यार्थी बैठते जा रहा है, उसका पढ़ने का जो एनर्जी है वो ज़्यादा होते जा रहा है, और नज़दीक वाले का कम होते जा रहा है। सिमिलर एटॉमिक स्ट्रक्चर वही है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक है उसमें एनर्जी कम है, जो दूर है उसका एनर्जी ज़्यादा है। तो ये बच्चा क्या किया, खुद इसको जस्टिफाई किया, उसी को जाके अब ये तो रफ में डाल दिए, इसी को हम अरेंज करके बोल रहे हैं बच्चा केमिस्ट्री वर्ड में तुम लिखो। तो ठीक है 100% ना लिखे, लेकिन बच्चा लिखने की कोशिश करेगा। तो इसलिए नज़दीक बैठाए बच्चे को, डांटें तो डांटे के पीछे क्या था, इसको डीमोटिवेट नहीं करना, उसका जो सेल इनएक्टिव पड़ा हुआ था उसको थोड़ा एक्साइटमेंट करना। और कभी भी टीचर और पेरेंट अपने बच्चे को कभी डिमोटिवेट नहीं करता है। ये बच्चे को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हमें एक्टिवेट करने के लिए हम खुद में डिमोटिवेट हो चुके हैं। ये तो मेरे ऑलरेडी हम जिनको फॉलो करने वाले हैं, जिनको हम एज ए आइडियल ट्रीट करते हैं, जिसको हम एज ए गार्जियन माने हैं, वो हमें डीएक्टिवेट करे, फिर मतलब क्या निकलता है। क्योंकि हम लोग का वो पूंजी है, बच्चा, विद्यार्थी, बाल बच्चा, उसे क्या है, मेरा पूंजी है। वो पूंजी के बारे में हम कभी नहीं चाहेंगे ये पूंजी मेरा ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाए। ये तो आउट ऑफ ड्रीम है, आउट ऑफ इमेजिन है। आप स्टूडेंट्स को एक फैमिली की तरह ट्रीट करता या मानते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स से रिश्ता तो कोचिंग तक होता है, बट आपका है कि आप फैमिली की तरह उसको मानते हैं। एकदम 100%। क्यों? ये हम अपने सोल का, मेरा आत्मा का बात है। हमेशा भी किसी भी इंसान को हम अपने से दूर रख के उसको ट्रीट नहीं करते हैं। जब हम रोड पे चलते हैं तो मेरा विद्यार्थी भी इस बात को सुना है, हम सुनाए भी हैं। जब विद्यार्थी हम रोड पे चलते हैं तो हम सब इंसान को एक बार देखना चाहते हैं कि भविष्य में हो सकता है कि ऐसा मौका ना मिले इस फेस को देखने का। आपने जब 2001 में कोचिंग शुरू किया था तो उस टाइम पे आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? हम बिना चुनौती का स्टार्ट कर दिए। 3 पेयर्स डेस्क बेंच था और 450 रुपीज़ में रेंट पे बात हुई, और जाके उस रूम में हम रख दिए डेस्क बेंच। जहाँ अभी चल रहा है वहीं पे? नहीं, स्टार्टिंग जहाँ ऑलरेडी था पहले, और हम स्टार्ट कर दिए। किसी तरह का फॉरवर्ड बैकवर्ड बिना कुछ थिंक किए काम करना स्टार्ट कर दिए। हम कर्म पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसके आगे पीछे क्या होने वाला है नहीं होने वाला है वो। तो क्या आपको याद है आपका पहला स्टूडेंट कौन रहा था, उनका नाम क्या था? नाम तो याद नहीं है,
लेकिन यदि हम अभी मोबाइल से देखें तो उसका नाम, उस बैच के विद्यार्थी का फर्स्ट नाम हम निकाल सकते हैं अपने मोबाइल से। लेकिन वो विद्यार्थी ऑलरेडी जैसे +2 किया तो उनको थोड़ा सा समस्याएं थी, तो वो नेवी में जाके जॉब ले लिया और अभी वो रिटायर भी कर गया है और अभी वो बैंक में साउथ में ऑलरेडी उसका पोस्टिंग भी है। मतलब आप उसके बस नाम से इंट्रोड्यूस नहीं है, बाकी हाँ नाम हम भूल रहे हैं, नाम भूल, हाँ अभी तक कनेक्टेड हैं और अच्छा लगता है। IIT JEE नीट में का प्रिपरेशन करने में सबसे मेजर मिस्टेक क्या होता है बच्चों से? ये सब का प्रिपरेशन के बाद बोले ना कि आप पहले कॉन्सेप्ट को, जो सिलेबस है उसको, उस कॉन्सेप्ट को एक आइडियाज, उस कॉन्सेप्ट के लॉजिक से उस कॉन्सेप्ट को लीजिए और थोड़ा आप मतलब प्रैक्टिस कीजिए। और आज के डेट में देखा जा रहा है कि प्रैक्टिस ही कम है। यदि वो लॉजिकल आइडियाज लेके सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा के आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो किसी भी टीचर की कोई ज़रूरत नहीं है। IIT नीट ये सब छोटी बात है, बड़ी बात तब हो जाती है जब स्टार्ट करता है अपने सिलेबस को स्टडी करना। उस सिलेबस को जो स्टडी करता है वो स्टडी को स्टडी रूप में नहीं लेता है, रटता जाता है और आइडियाज जो लॉजिक है वो कम लेता है। उसको लेके कुछ नॉमिकल बना के प्रैक्टिस कर दे, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा ले, तो ये IIT और नीट मेरे लिए बहुत बड़ी बात, चैलेंज तो नीट में नीट या JEE जैसा हुआ, वैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? क्वेश्चन सब में तो MCQ रहता है। और अभी जब APJ अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने एक राय रखा था गवर्नमेंट के सामने कि आपका जो क्वेश्चन पैटर्न है, जैसे बड़े बड़े कंपटीशन का जो क्वेश्चन पैटर्न है, इस पैटर्न में तो जो कि गरीब लोकेशन से या गांव लोकेशन से जो बच्चे लोग हैं, जिस बच्चे के पास अच्छे से बुक नहीं पहुंच पाती है, हाँ, तो वो बच्चे तो यहाँ तक इस कॉलेज में उनके लिए पढ़ाई जो है काल्पनिक चीज़ हो जाएगी, क्योंकि इसलिए कि वैसे बुक ऑलरेडी पहुंच नहीं पाएगी, वैसा वो स्टडी नहीं कर पाएगा। तो इसके पैटर्न को आप ऐसा कर लीजिए कि वो सब बच्चा भी जो टेक्स्ट बुक उसके पास है वो बुक को भी पढ़ के वो ये सब कॉलेज में आ सके। तो फ्रॉम दैट टाइम जो है उस क्वेश्चन पैटर्न को थोड़ा लो किया गया और अब जो क्वेश्चन आती है IIT या JEE में वो NCERT यदि बच्चा यदि पढ़ ले तो 70 से 80% मार्क्स जो है उसी सिर्फ NCERT बुक से वो ला सकता है। लेकिन पढ़ने का पैटर्न बदलना होगा, एक लॉजिक, एक आइडियाज, ये दो वर्ड रहना चाहिए। क्या इतने बड़े शहर भागलपुर में एक कोचिंग चलाना रिस्क है या फिर बहुत अच्छा है? देखिए, कुछ बातें तो ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि टोटल हम लोग जो है अपने से जो हम लेबर, जो मेरा टैलेंट, जो मेरा इंटेलिजेंसिया है, ये 67% ही है। 33% ऊपर वाले से आता है। तो 67% को आप सही करके रखिए और ऊपर वाला कभी साथ है 10% भी तो और आप मतलब आपके साथ वैसा कुछ होने को नहीं है। नीट वाले बच्चे कहते हैं कि फिजिक्स टफ है, IIT वाले कहते हैं मैथ्स टफ है, तो एक्चुअली में कौन सा सब्जेक्ट टफ है या फिर बच्चे का एक्सक्यूज टफ है? हाँ, बच्चे का एक्सक्यूज टफ है। जब बच्चा 5th क्लास में था, जो बच्चा जब 6th क्लास में है, सपोज कीजिए बच्चे को जाना है भागलपुर से, थोड़ा टाइम लग जाएगा, अब भागलपुर से जाना है रांची, ठीक है, या आपका घर जैसे गोड्डा है तो भागलपुर से आपको गोड्डा जाना है, 2 बस खड़ी है, न्यू बस है, उसका पाथ ऑफ जर्नी वही है, एक ही टाइम में अराइवल है, एक ही टाइम में डिपार्चर है, फेयर भी एक ही है, न्यू बसेस है, 2x2 है, लेकिन एक बस पे ऑडियो वीडियो की सुविधा है, एक बस पे ऑडियो वीडियो नहीं है, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि बच्चा जो मोबाइल के साथ घर नहीं जाएगा, बिना मोबाइल का साथ जाएगा घर। आप बच्चे को कह दे बैठने के लिए बस पे बैठ जाओ, तो बच्चा बताइए कि किस बस को प्रिपेयर करेगा? ऑडियो वीडियो। क्यों? उसमें उस जर्नी में मन लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। मतलब इंटरेस्ट और मन लगाने के लिए आपने ऑडियो वीडियो वाले बस को चूज किया और इसको चूज नहीं किया। दैट सिमिलर, आपका जो जर्नी है वो फिजिक्स है, ऑडियो वीडियो मैथमेटिक्स है। जो आपके जर्नी में 5th 6th 7th क्लास में जो मैथमेटिक्स था, हाँ, उसको एज ए जर्नी ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया, इसलिए आगे जाके वो मैथ आपका टफ हो गया और रिजल्टेंट ये निकला कि आपका फिजिक्स टफ हो गया, बिकॉज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। आपके 2 स्टूडेंट्स हैं, कुमुद और कामिनी प्रिया। ये इन लोगों ने अपना जो फीलिंग्स था, जैसे हम लोगों ने बात किया आपके बारे में जानने के लिए, तो वो लोगों ने 5 पेज करके ऐसा करके आपके बारे में लिखा। तो और वो पढ़ने के बाद ऐसा फील हो रहा था जैसे कि आपके पास हम भी काश पढ़े होते हैं यहाँ पे,
और सही बताए तो अभी हमको ऐसा लगता है कि काश हम यहाँ एडमिशन ले लेते। निश्चित तो हाँ। ऐसा मतलब लगता है, तो ऐसा कुछ क्या बेटर करके रहती पढ़ा है? ऐसा क्या मतलब, ऐसा क्या पढ़ते कुछ नहीं, बस एक हम लोग जब जाते हैं बोर्ड पर भगवान को याद करते हैं और बस ये प्रे करते हैं कि भगवान इस मुखार बिंदु पे वो सब वर्ड्स तुम देना कि जब उस मुखार बिंदु से वर्ड्स चले, बच्चा जो इंटरेस्टेड हो जब सुने तो रियलाइज करे कि हम आज जो है कुछ सीख के आए हैं। हम बच्चे को ये बोलते हैं डेली तुम आओ, डेली तुम क्लासरूम के गेट को प्रणाम करो और ये तुम ओथ ले लो कि आज हमें एक नया वर्ड सीखना है और तब यहाँ से निकलना है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ आना और जाने में तुम्हारे पिताजी का एक टाइम लगा है, पैसा लगा है, तो उस पैसे का उपयोग होना चाहिए। आपने IIT JEE में सिर्फ मैथ्स और नीट में सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने का फैसला क्यों लिया? होता है क्या, एक साइकोलॉजी है। हम देखें कि जब बच्चे को 11-12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जब स्टार्ट किए टीच करना, तो एक से गार्जियन से लेके बच्चे तक के दिमाग में एक साइकोलॉजी है कि एक टीचर हाउ इट इज़ पॉसिबल, एक टीचर के द्वारा कैसे ये संभव है कि वो तीनों चीज़ को टीच कर सकता है। और चूँकि हमको तीनों से प्यार है तो हमको लग रहा है कि हम बच्चे को जो पोटेंशियल चाहिए इस एज तक में, वो पोटेंशियल यदि 80% प्लस हम दे सकते हैं तो मेरा अलाउ किया कि हम दे दें। लेकिन बच्चे को थोड़ा एक जो होता है ट्रस्ट होता है, गार्जियन को ट्रस्ट होता है, वो उसमें देखें कुछ कमी, तो हम आगे जाके थोड़ा अपना चेंज कर नैरो कर लिए कि चलिए 11 to 12 ठीक है, आगे जाके हम IT वाले को मैथ्स जो हायर कोर्सेज से है, जो BSc है, IT है, इसको मैथ्स से प्रोवाइड करेंगे और नीट वाले को फिजिक्स। आपके हिसाब से जो नीट और IIT JEE जैसे एग्जाम्स को क्रैक करते हैं, वैसे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ता है? सिटिंग कैपेसिटी तो लाजवाब होनी चाहिए, बैठने की क्षमता, सुनने और देखने की क्षमता कम कर लीजिए, बैठने की क्षमता बढ़ा लीजिए, लिखने की क्षमता बढ़ा लीजिए, ठीक है। और ये दोनों के पहले किसी चीज़ को एक अपना लॉजिक, एक आइडिया से उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या स्टूडेंट्स को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है? एकदम ज़रूरत होती है। बच्चा तो ऑलरेडी बच्चा है, तो उसको आगे के रास्ता के बारे में यदि जानकारी नहीं है, कैसे हमें उस रास्ते पे जाना है, तो अब वो जाना नहीं चाह रहा है। नेचुरल है बिगिनिंग में कि कोई भी काम जब स्टार्ट होता है तो बच्चा वो आगे देखता है कि थोड़ा सा खाई है, प्रॉब्लम सब नहीं जाएंगे, तो वैसे एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए उस बच्चे को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो मोटिवेशन और डिसिप्लिन में अंतर क्या है? क्योंकि कहा जाता है मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन होना चाहिए, तो क्या डिफरेंस? देखिए, मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों एक पूरक है, दोनों को दो वर्ड्स या दो रास्ते से आप मत इसको आप ट्रीट कीजिए। यदि मोटिवेशन सही है तो ऑलरेडी वो खुद में खुद उसमें डिसिप्लिन आ जाएगा। सही टाइम पे पढ़ेगा, सही टाइम पे बैठेगा, कितना पढ़ना चाहिए वो पढ़ेगा, कितना स्टडी करना चाहिए, दैट इज डिसिप्लिन। ये तो डिसिप्लिन है। तो यदि मोटिवेशन पॉजिटिव है तो ऑलरेडी उस बच्चे में डिसिप्लिन आ जाना है। तो दोनों दो वर्ड है ही नहीं। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? बस एक अपना आइडियाज, नेचुरल, ये जो भगवान ने आपको जो पोटेंशियल दिया है उस पर पहले अपना खूब स्टडी कीजिए। आप यदि +2 वाले को पढ़ा रहे हैं तो हायर स्टडी कर लीजिए। हायर स्टडी करने से क्या होता है, एक अपना नेचुरल में आपके दिमाग में एक आइडियाज क्रिएट होगा। उस आइडियाज से नेचुरल में जो ऑलरेडी आपके सराउंड में है उस चीज़ को दिखा के उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कीजिए और तब उसको जो है समकक्ष कीजिए केमिस्ट्री के वर्ड से, फिजिक्स के वर्ड से या मैथमेटिक्स के वर्ड से। आपने खुद पढ़ाने का ही रास्ता क्यों चुना? और भी कोई जॉब कर सकते थे? नहीं, ये हम नहीं चूज किए, खुद बोले ना, हमको थोड़ा नेचर पे थोड़ा है ट्रस्ट। हम पूजा नहीं करते हैं लेकिन नेचर पर हमको ट्रस्ट है, नेचर पर हमको बहुत विश्वास है। यहाँ जो आप जो बोल रही हैं, ये जो एनर्जी कंसंट्रेट हो रहा है, ये हो सकता है मेरे बॉडी के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी है। हम इसको एज ए एनर्जी, एज ए एक सपोर्टिंग एलिमेंट के रूप में ट्रीट करते हैं। उसने करवाया कि क्वेश्चन, हम नेचर से कहा कि क्वेश्चन मेरे पास ऐसा है, हाउ टू सॉल्व इट, कैसे सॉल्व होगा, इसका सॉल्यूशन दो। तो उसने सॉल्यूशन दिया कि तुम टीच करो। क्योंकि हम रेलवे में जैसे सुपरवाइज़र का जॉब को थोड़ा हम लोग छोड़ दिए, या हम लोग जो है एक AMI QA थे, उससे कंसर्निंग कुछ जॉब दूर नहीं जाना था, क्योंकि घर में मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम मतलब कि क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और सॉल्व करने का सॉल्यूशन ईजी क्या है, तो ये रास्ता मैं अपनाया। हमें अपने लाइफ में प्योर मैथमेटिक्स या अप्लाई मैथमेटिक्स को सीखना चाहिए, कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, अप्लाइड तभी कर सकते हैं जब प्योर मैथमेटिक्स की जानकारी है। क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स ये हो गया इन्वेंशन सेक्टर और अप्लाइड हो गया एप्लीकेशन सेक्टर। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी
साइंस हो गया इन्वेंशन एंड हाउ टू यूज ये हो गया इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग और साइंस दोनों क्या है, पहले तो साइंस का है, क्रिएशन है, और तब उसका अप्लीकेशन है। तो दोनों का अपने जगह पे अधिक इंपॉर्टेंस है। जो चीज़ क्रिएट हो गया उसको आप अप्लाई कीजिए, लेकिन जो चीज़ क्रिएट नहीं हुआ है तो उसको क्रिएट करना होगा, तो वहाँ पे प्योर की ज़रूरत है। आज के स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कैसे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है? देखिए, डिस्ट्रैक्ट तो घर का माहौल, एक घर पे माँ बाप का प्रॉपर वे में गाइडलाइन नहीं, थोड़ा उसका प्यार जो होना चाहिए वो नहीं, जो उनके प्यार में कमी आ रही है वो उस चीज़ में थोड़ा बच्चे को लग रहा है कि हमको नहीं मिल पा रहा है, अब बाहर वाले से थोड़ा मिल पा रहा है तो अटैचमेंट बढ़ जाना। और एक मोबाइल देखिए जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, कुछ कुछ कंडीशन में निगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है। वो बोलता है एवरीथिंग एक्सेसिव इज बैड। यदि मोबाइल को भी आप यूज करते हैं अंडर द लिमिट डिसिप्लिन तो नो प्रॉब्लम, लेकिन उसी पर आप आश्रित हो जाते हैं तो दैट यस प्रॉब्लम। तो इससे बच्चा कैसे जाए? तो बात एक सही है कि बच्चे गाइडलाइन गार्जियन का होनी चाहिए, उनका एक प्यार होना चाहिए, बच्चे के साथ थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चे को थोड़ा घुमाने ले जाइए। बच्चे में ये सब चीज़ रहता है कमी कि हम घूमने नहीं गए, थर्ड पर्सन को घुमाया, थर्ड पर्सन को मूवी दिखाया, वो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप खुद कीजिए, बच्चे के साथ आप इन्वॉल्व तो होइए। बच्चे खुद ब खुद जो है एक पॉजिटिव लाइन को पकड़ लेगा, डिसिप्लिन लाइन को पकड़ लेगा। आपने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था 2001 में, तभी के भी बच्चे क्या ऐसे डिस्ट्रैक्ट होते थे? नहीं, चूंकि देखिए क्या होता है डिस्ट्रैक्ट के पीछे क्या होता है कि आपके सामने आप आई भगवान आई दिया है तो उससे ऑलरेडी अपने सराउंडिंग को देख रहे हैं, और देखिएगा किसको, जो ऑब्जेक्ट आपके सामने है। तो 2001 में ऑब्जेक्ट होता था 5 और अभी है 50। अभी मेरा आंख जो है 50 ऑब्जेक्ट को देख रहा है और उस समय 5 को देख रहा था, तो 5 के ऊपर ही सोच रहा था। अभी 50 देख रहे हैं तो 50 को देख रहे हैं, तो 50 के बारे में थिंक कर रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन नेचुरल है। अब उससे बचाना कि बाबू तुम अभी किसको किसको देखो, ज़्यादा नहीं देखो, ये तो ऑलरेडी गार्जियन और टीचर पे डिपेंड करता है, और मोस्टली लगता है गार्जियन का इसमें रोल अधिक होता है। क्या जॉब करना चाहिए? अरे ये क्या बात बोली, आप तो जॉब नहीं किए ना? ये जॉब कैसे नहीं है? जॉब का मतलब क्या होता है? मतलब गवर्नमेंट जॉब। हाँ, अब इस जॉब को कोई आप ये कैटेगराइज कीजिएगा तो अलग बात है। जॉब का मतलब क्या है? आप ये शरीर दिया है, दिमाग दिया है, हाथ दिया है, उसका तो कुछ तो आप यूज कीजिए, कर्म करने के लिए दिया है ना। जॉब का मतलब होता है कर्म करना एंड नथिंग एल्स। जॉब को किसी रूप में मत आप जॉब से जो पैसा आएगा उसका वो तो सेकेंडरी चीज है। जॉब का मतलब होता है कर्म, जो आपको भगवान ने दिया है इसको एक्टिव मोड में रखिए, दैट इज जॉब है। पेरेंट्स की स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा होता है कि मेरे बच्चे इतने मार्क्स लाएंगे, मेरे बच्चे यहाँ तक करेंगे, इतना करेंगे, ये चीज़ बच्चे पे प्रेशर बना देता है। एकदम ये नहीं करना चाहिए। देखिए ऐसे हम लोग बोल देते हैं कि बाबू तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेरे समझ से बच्चे में अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ जो है, कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ जो है वो बच्चे को अच्छी तरीके से दे देना चाहिए। स्मॉल टाउन के बच्चे आईआईटी और जेईई नीट जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे साधन नहीं होते हैं? आज के डेट में हमको लगता है कि अब छोटी बातें हो गई हैं, इसलिए कि बार बोले ना कि आप यदि एनसीईआरटी को एक एक लेटर, एक एक वर्ड्स पुट द फिंगर को रखते हुए स्टडी कर लेते हैं, उसको आप बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो आपको आईआईटी और नीट क्रैक करवा देगा। टॉप कराया कि ना वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन आप उस आईआईटी और नीट को जो वर्ड आप बनाए हैं कि ये कैसे, हाउ टू क्रैक दैट, वो आप क्रैक करें। शायद आपके इस मैसेज से जो बच्चे डरते भी होंगे कि हमको नीट कैसे करना है, वो नहीं डरे। डर एकदम है, ये डर वर्ड इसमें एग्जिस्ट करता ही नहीं, लेकिन बच्चे को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। बार बार बोल रहे हैं। करियर चूज करते टाइम किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, कैसे फैक्टर्स पे ध्यान रखना चाहिए? आई थिंक हमें लगता है कि पेरेंट को सबसे ज़्यादा इसका अनुभव होता है अपने बच्चे के बारे में, कि जब बच्चा बर्थ लेता है तो उस दिन से वो अपने माँ बाप के अराउंड घूमते रहता है। जब बिगिनिंग स्कूल में एडमिशन कराने की बात होती है तो माँ बाप भी अपने समझदारी से वो उसको स्कूल पहुँचाता है। तो एक्टिविटीज़ और एक दिमाग का जो अट्रैक्शंस है नेचर में कि किस टर्म, किस टॉपिक के प्रति है, वो माँ बाप को ज़्यादा मालूम है, और उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे को उधर थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए।
तो जब बच्चे को उधर मोटिवेट किया जाएगा तो बच्चे को उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी बढ़ने लगेगी। तो जैसे जैसे उनका जानकारी बूस्टअप होने लगेगा, बच्चा खुद आगे जाके डिसाइड कर लेगा कि हमें क्या करना, क्या नहीं करना। स्टूडेंट्स को सक्सेस होने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट की कितनी ज़रूरत होनी चाहिए? देखिए, कुछ बच्चे देखिएगा बिना कोचिंग लिए ऑलरेडी वो क्रैक कर लेता है। तो कोचिंग का मतलब नहीं कि वो क्रैक कराता है, वो एक डिसिप्लिन डाल के एक वॉलंटियर का काम करता है, एक रास्ता दिखाता है। जाना आपको है, आप खुद से रास्ता नहीं देख पा रहे हैं तो सब गाइडलाइन में आ गए, एज ए टीचर हम लोग के गाइडलाइन में आ गए, हम उसको रास्ता दिखा दिए। करना तो आपको भाई साहब है, करना तो हमें नहीं है। हाँ, आगे जाके कांटा है, गड्ढा है, हम भर देंगे, कांटा वो काट देंगे, लेकिन जाना आपको है। कोचिंग और कोई स्कूल बहुत ज़्यादा उसका योगदान नहीं, योगदान है उसमें डिसिप्लिन डालना और उसको रास्ता दिखाना, रास्ता पे जाना आपको है। आपने अभी तक में कितने बच्चों को उनके एम तक पहुंचा दिया है, जो बच्चे जॉब कर रहे हैं अभी? किसी बच्चे को हम एम तक नहीं पहुंचाए हैं, बस एक गाइडलाइन रहा है मेरा पॉजिटिव, बच्चे में वो दी उसके करस्पॉन्डिंग वो एफिशिएंसी है, एनर्जिया है, तो बच्चा पहुंचा है, उसमें मेरा योगदान ऑलरेडी। हम तो सब बच्चे को गाइडलाइन दिए, सब बच्चे को हम ये किए, मतलब एक्टिवेट किए, सब बच्चे को हम कॉन्सेप्ट दिए, लेकिन उसमें से 2-4 बच्चा ही एक्सेप्ट क्यों किया? इसलिए किया कि उस 2-4 बच्चे में उतना एबिलिटी थी। मेरा बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा, मेरा योगदान ये रहा एक मोटिवेट करना और एक डायरेक्शन दिखा देना। बोर्ड लेवल एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है? देखिए, अभी कुछ देर पहले आप बात बोली ना कि प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, दैट आर डिफरेंस। प्योर मैथमेटिक्स मतलब प्योर सब्जेक्ट और स्टडी कीजिए, वो बोर्ड एग्जाम है, उसको अप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए, वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एजुकेशन सिस्टम में अभी क्या बदलाव होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? एजुकेशन सिस्टम में पहला बदलाव तो संस्कार की होनी चाहिए, इम्प्रेशन। संस्कार की बहुत ही कमी हो गई है हम लोग के सोसाइटी में, स्कूल हो या कहीं और हो। उस संस्कार में सबसे पहले इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और बच्चे को जो है जो सुनने और देखने की आदत ज़्यादा लग गई है, उसको कम करके लिखने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये 2 सुधार होने चाहिए, एक संस्कार में, और देखने और सुनने की आदत कम, लिखने की आदत अधिक। और लिखने की आदत जब अधिक होगी तो सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, तो फिर घूम के वहीं आ गया, सिटिंग कैपेसिटी और लिखने की आदत हो और संस्कार की आदत हो, वो बढ़ जानी चाहिए, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बिहार एजुकेशन सिस्टम पे आप क्या कहेंगे? बिहार एजुकेशन सिस्टम तो समझिए कि पिछले 1 साल से बहुत ही इम्प्रूवमेंट, मतलब इम्प्रूव किया अपने आप को, और हम तो थैंक्स कहेंगे ऊपर बैठे अफसर को कि इनकी सोच इस प्रकार से हुई और एजुकेशन पे स्पेशली ध्यान दी, और पिछले 1 साल से जो है एक अच्छा इम्प्रूवमेंट की ओर बिहार एजुकेशन, हम लोग का बिहार एजुकेशन जा रही है। टेक्नोलॉजी आने के बाद स्टूडेंट्स को पढ़ने में ज़्यादा आसान हो गया है, ज़्यादा मुश्किल हो गया है? देखिए, आसान तो हो गया है, बात है कि उसको आप किस रूप में ले रहे हैं। ठीक है, वो बात तो वही हो गई कि आप किसी चीज़ को सीख लिए बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी आने पे, लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं किया तो आपका दिमाग तो नहीं प्रिपेयर हुआ। मेन बात है कि जो चीज़ को आपने लर्न किया, उस बात को दिमाग को लर्न करवाना है। अब उसको लर्न करवाने के लिए आपकी सिटिंग कैपेसिटी और लिखने की कैपेसिटी आपकी होनी, आदत होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है ज़्यादा विद्यार्थी में। आप बच्चों से हमेशा ऐसा कहते थे कि जब हमारे मुंह से अपशब्द निकल जाए या कुछ ऐसा वर्ड निकल जाए तो उसी वक्त मतलब ये हो जाना चाहिए क्योंकि सरस्वती माँ हमसे नाराज़ है, ऐसा कुछ बातें आप बोला करते थे, तो ऐसा क्यों बोलते थे? उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, देखिए, यदि हम सपोज कीजिए कि आपको मेरे सेंटेंस से किसी तरह का आपको हर्ट हुआ और किसी तरह का चोट पहुंचा, तो रिफ्लेक्शन में कुछ आपने ऐसा वर्ड का यूज कर ली, तो अब उसका रिएक्शन मेरे से भी होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि नहीं, मेरा रिएक्शन उस रूप में नहीं होनी चाहिए कि ये बच्ची इतनी ऑलरेडी स्ट्रगल करके, टाइम लगा के, मम्मी पापा का पैसा लगा के इतना स्टडी की, स्टडी क्यों की? एक सब्जेक्ट कंसर्निंग बातें, एक अच्छी अच्छी बातें मेरे लिप पे प्लेस्ड हो, लेकिन इतना स्ट्रगल, इतना टाइम स्पेंड, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी यदि बच्ची के लिप पर वो सब वर्ड्स ना हो जो वर्ड्स इस समाज में जस्टिफाई नहीं है, तो वो तो हम ये सोचते हैं कि उस बच्ची के साथ वो सरस्वती माँ ही नहीं है, जिसको हम लोग विद्या की जननी बोलते हैं,
जब वही नहीं है तो हम अपने रिफ्लेक्शंस उनको और चोट पहुंचाएंगे, ये तो मेरे से नहीं होगा। क्योंकि सरस्वती उतना कष्ट करने के बाद भी उस बच्चे के साथ उसके लिप पर सरस्वती माँ नहीं बैठी है, और उसको और हम उसमें मतलब उसको रिएक्ट कराते हैं, बताइए, ये तो मेरे से नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि कुछ ऐसा उनके अंदर स्किल डेवलप हो जिससे वो जल्दी पैसा कमाने लगे। जैसे मेरे जैसा इंसान तो जल्दी ही सोचेगा कि जल्दी पैसा कमाने लगे, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। तो उस टाइम पे वो बच्चे में ऐसा क्या स्किल डेवलप हो जिसके वजह से वो अच्छा अपना लाइफ स्पेंड कर सके। यदि ये सोच बच्चे में है तो सबसे पहली बात तो बहुत अच्छी सोच है। यदि वो चाह रहा है कि ऑलरेडी हम प्रॉपर वर्क करके पैसा जल्दी कमा लें, तो उसे जो है नए टेक्नोलॉजी, नए स्किल्ड के साथ तुरंत अटैच हो जाना चाहिए। जैसे अभी सपोज कीजिए कि अभी सेमीकंडक्टर्स से कंसर्निंग बात पर उसको इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। बिटकॉइन के बारे में, एक मतलब क्रिप्टो करेंसी के बारे में उसे थोड़ा अटैच की जानकारी बढ़ा लेनी चाहिए। ब्लॉकचेन के बारे में उसे अपने जानकारी बढ़ा लेना चाहिए। ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में, मतलब एक जो न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ टेक्नोलॉजी है उसके तुरंत मतलब उसके अटैचमेंट में चल जाना चाहिए। हो सकता है कि स्टार्ट में उसका इम्पैक्ट निगेटिव हो, लेकिन लास्टली वो आपको बहुत जल्दी पैसा दे के निकलेगी। आपके कुछ स्टूडेंट्स से पता चला है कि आप हर फेस्टिवल पे बच्चों को मिठाई खिलाते थे। आपको बोले ना कि एक अटैचमेंट जो भगवान दिया हम लोग को, प्यार मोहब्बत वाली बात, एक कनेक्टिविटी बात, सब बच्चे को कनेक्ट करके रखो, मिलजुल के रहो, हंसी उसमें ज़्यादा टाइम तक खूब हैप्पी मोमेंट में रहो। इसको मेंटेन करने के लिए ये सब कुछ चीज़ें हम हमेशा करते रहते थे कि हैप्पी मोमेंट बना रहे। आपके अकॉर्डिंग जब आप अपने टाइम में पढ़ा करते थे, उस टाइम पे आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट टीचर कौन थे आपके लाइफ में? बेस्ट टीचर में एक टीचर का नाम लिप पे तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करते थे। फिजिक्स हम उन्हीं से गाइडेड हुए थे और बहुत अच्छे गाइडर थे। फिर जो उनका पढ़ाने का जो तजुर्बा था वो बहुत ही यूनिक था, और उसी तजुर्बे को हम अप्लाई किए और उतारने की कोशिश भी करते आ रहे हैं। बीबी साहब नाम था उनका, बीबी साहब नाम याद आ गया। आपका फेवरेट प्लेस क्या है? मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ इवेंट सब आते रहा, फैमिली ये वो, बहुत तो घूमने का तो ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन घूमे तो वो जैसे आपका कलकत्ता चूँकि जाने का मौका मिला था और उसी टाउन को फर्स्टली हम देखे भी थे, तो लगा था कि ये मेरे लिए फेवरेट प्लेस है। ऐसा कोई और अल्टीमेटली मेरी शादी भी वहीं हो गई। ऐसा कोई आपका ये है कि हमको टारगेट है कि हमको यहाँ जाना है, अपने लाइफ में यहाँ जाना है हमको कभी ना कभी? ये कुछ फिक्स टारगेट नहीं है, और एक होता है ना कि मेरे लाइफ में जो डेस्टिनेशन होता है ना फिक्स, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं चलता है। हमको चलता है कि आज का लाइफ हम ठीक से जी लें, आज हम ठीक से जी लें, कल के बारे में फिर कल सोचा जाएगा। आपका फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड में बस चावल होनी चाहिए, पतला दाल होना चाहिए, और एक भुजिया सब्जी का टेस्टफुल भुजिया होना चाहिए। कुछ अपने बारे में और बताइए। कुछ ज़्यादा नहीं, हम अपने बारे में बस भगवान हमको स्वस्थ रखे, और जो लाइबिलिटीज़ भगवान दी है उस लाइबिलिटीज़ को हम हंसी खुशी सबको खुश करते हुए उस लाइबिलिटीज़ को हम फुलफिलमेंट करते रहें, और कोशिश हो भगवान हमें ऐसा ब्लेस दे कि मेरे कारण अल्टीमेटली किन्हीं को थोड़ा चोट ना पहुँचे, मेरे कारण खुश रहे, मेरे कारण जल्दी दुख ना हो। तो आपको मंजिल इंडिया चैनल पे आके हमारे साथ पॉडकास्ट करके कैसा लगा सर? बहुत ही अच्छा लगा, और आप लोग की टीम को हम अपने दिल से शुभकामना देते हैं। भगवान जो ये सराउंडिंग का एनर्जी है, ये एनर्जी कंसंट्रेट हो, एक्यूमुलेट हो, और आपके मंजिल इंडिया पे इस प्रकार से उस एनर्जी को इंसिडेंट करे कि आपका मंजिल इंडिया देखते देखते ही, हाँ, और आपके जो नेबरहुड है उनको जलाते जलाते ही जलाते जलाते आपके इस मंजिल इंडिया को बहुत दूर तक ले जाए, बहुत रोशन हो जाए, बहुत रोशन हो जाए। और हमको लगता है कि होगा, क्योंकि आप लोग में जो स्किल्ड है, यही सब तो स्किल, यही तो जल्दी आपको पैसा दे सकता है। नए आइडियाज़ के साथ जैसे जैसे आप अटैच होइएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आपको लगेगा कि वो अब नहीं हो रहा है फीडबैक, जिस कंडीशन में आपको फील हो कि अब लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, हम पीछे, तो वो मोमेंट को छोड़ना नहीं है। तो वो मोमेंट अब यू टर्न लेने वाला है,
इसलिए उस मोमेंट को छोड़िएगा नहीं, जब पकड़े हैं बिना डेस्टिनेशन को प्राप्त किए लौटिएगा नहीं। यही शुभकामना मेरा आपके साथ और आपके टीम और इस मंजिल इंडिया के साथ है। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मुकेश सर का एपिसोड देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। ऐसी ही बहुत सारी जानकारी मिलते रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।